गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग व्याकरण के अध्याय 3 को पढ़ेंगे, शब्द विचार। पहले कि शब्द क्या है तो समझिए कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। ओके, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए क ल म अलग अलग वर्ण है। अगर क ल म लिखेंगे तो कलम बन जाएगा, लेकिन अगर ल म क लिखेंगे तो लमक बनेगा, तो लमक का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर ल क म लकम होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। दैट मीन्स सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अब सार्थक और निरर्थक क्या है, ये चीज़ हम इस अध्याय के अंत में बताएंगे, क्योंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है ये कुछ दूसरे तरीक़ा से दिया हुआ है। इसको हम बाद में बताएंगे अंत में कि सार्थक और निरर्थक क्या होता है। अभी आप जान लीजिए कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। कुछ भी हो, कलम है, रोटी है, कलम है, पुस्तक है, नमक है, इसका कुछ अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक है, अर्थात इसे हम शब्द कहते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक में कि पद क्या है, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह सार्थक शब्द समूह पद कहलाता है। ओके, अब हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 भेद हैं, यानी 4 तरीका से शब्द को बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ओके, अब हम देखते हैं पहले कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे व्याकरण में क्या है कि अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक। लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ओके, अब देखेंगे हम कि एकार्थी शब्द क्या है। तो ऐसे शब्द जिन शब्द का अर्थ मुख्य रूप से एक ही होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दैट मीन्स कलश मीन्स कलश ही होगा, मेज का अर्थ मेज ही होगा, पुस्तक मीन्स पुस्तक ही होगा, किताब मीन्स किताब ही होगा। अगर अभी आपके समझ में ना आया हो तो यहाँ आप ठीक से समझ जाएंगे। देखिए, कहता है, अब है बी में है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो आप जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए जड़ है, तो जड़ मीन्स मूर्ख भी होता है, जड़ मीन्स पौधे की जड़ भी होता है। पत्र है तो पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है, और पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, पत्र मीन्स कागज भी होता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे एकार्थी और अनेकार्थी क्या है। एकार्थी मीन्स जिस शब्द के एक ही अर्थ हो, यानी कलश मीन्स कलश ही होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है उसका। मेज मीन्स मेज ही होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। परंतु यहाँ पर जड़ मीन्स 2 अर्थ बताया मैंने, मूर्ख और पौधे की जड़। दूसरा क्या है आपका पत्र। पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है, कागज भी होता है, यानी इसके अर्थ कई हो सकते हैं। दैट मीन्स एकार्थी और अनेकार्थी आपने जान लिया। अब देखेंगे हम लोग समानार्थी शब्द क्या है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान अर्थात एक जैसे होते हैं उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इससे आपने उसे आप पर्यायवाची भी कर सकते हो, आप पर्यायवाची भी, जैसे दिन का दिवस भी होता है, दिवा भी होता है, वासर भी होता है, इत्यादि नाम है। जैसे वायु है, वायु का समीर होता है, पवन होता है, अनिल होता है, हवा होता है। जैसे चांद है, चंद्र होता है, राकेश होता है ना। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान अर्थात एक जैसे होते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे हम लोग विपरीतार्थी शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो अर्थ और प्रयोग के दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, यानी दोनों अलग अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों ही अलग होते हैं। जैसे दिन का रात, इसे आप उल्टा शब्द भी कहते हैं, विपरीत शब्द, विलोम भी कहते हैं इसे हम। दिन का रात, चर का अचर, धरती का आसमान, नया का पुराना, आज का कल, इत्यादि सभी क्या है, विपरीतार्थी शब्द हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं।
तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या है? ऐसा शब्द जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते तथा खंड करने पर उस खंड का अर्थ सार्थक नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे ऐसा शब्द जिसका खंड हो ही नहीं सकता। आपने संधि में पढ़ा होगा या समास में पढ़ा होगा कि हम ऐसे ही शब्दों को खंड करते हैं जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले। ऐसे मान लीजिए कार को क्या आप खंड कर सकते हैं? नहीं। अगर हम खंड कर भी देंगे तो क्या होगा? का और र अलग अलग हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे चोर है तो चो और र को अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। राजा है तो रा और जा, दैट मीन्स इसे हम खंड कर ही नहीं सकते हैं, और खंड कर भी दिया तो उस खंड का अर्थ सार्थक नहीं होगा, उसे हम रूढ़ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या है? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, अर्थात आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ सार्थक हो, वो यौगिक कहलाता है। फिर सुन लीजिए, यौगिक शब्द क्या है? उसको हम खंड करेंगे तो खंड उसका 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, तो प्रत्येक खंड का अर्थ सार्थक होगा। रूढ़ में क्या होगा? खंड का अर्थ नहीं होगा सार्थक, और यौगिक में प्रत्येक खंड का अर्थ सार्थक होगा। जैसे मान लीजिए पुस्तकालय है तो पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। जैसे राजपुत्र है तो राज का भी अर्थ है और पुत्र का भी अर्थ है ना। जैसे राज दरबार है तो राज का भी अर्थ है और दरबार का भी अर्थ है। ओके, अब चलते हैं योग रूढ़। ऐसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। अब देखिए, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ कैसे बताता है? ऐसे मैंने कहा आपको पंकज, इसका अर्थ है पंक जोरजा, कीचड़ में जन्मा हुआ। इसका सामान्य अर्थ है कीचड़ में जन्मा हुआ। तो कीचड़ में बहुत सारे चीज़ जन्म लेते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, जलकुंभी, मतलब पेड़ पौधे इत्यादि, परंतु इसका विशेष अर्थ पंकज का मतलब होता है कमल। ये इसका विशेष अर्थ है। जैसे आपका लंबोदर है, लंब है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, है ना, यानी जिसके पेट लंबा है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ में क्या हो जाता है? गणेश। तो केवल गणेश का है तो पेट लंबा नहीं है, फिर भी विशेष अर्थ में गणेश होता है। जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए, वो योग रूढ़ कहलाता है। अब देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके, अब देखें तत्सम क्या है। तो संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों का रूप संस्कृत एवं हिंदी में एक जैसा रहता है। या आप ऐसे कहिए, संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे मान लीजिए पुस्तक शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है, परंतु हिंदी में भी पुस्तक ही लिखा जाता है। ऐसे अग्नि क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वो हिंदी में भी अग्नि ही लिखा जाता है। जल क्या है? संस्कृत है, लेकिन हिंदी में भी क्या होता है? जल ही लिखा जाता है। ग्राम संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में भी ग्राम ही लिखा जाता है। ओके, अब है आपका तद्भव। तद्भव क्या है? संस्कृत के जिन शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव है। जैसे देखिए यहाँ पर अग्नि क्या है? तत्सम है, परंतु इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग। गृह क्या है? तत्सम है, इसका हिंदी गेह है। आम्र क्या है? तत्सम है, हिंदी आम। कर्ण का कान, नासिका का नाक, उच्च का ऊंचा, यह है तत्सम और यह है तद्भव। अब है देशज। देशज देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं शब्द जो देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज कहलाते हैं। यानी देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे देशज कहलाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुआ हो, विभिन्न क्षेत्रों में,
और इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे मान लीजिए लोटा, रोटी, खिचड़ी, डिबिया, फुनगी, गठरी, खिड़की इत्यादि ये सभी क्या है? देशज हैं। अब है आपका विदेशज। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, अर्थात जिस शब्द की या भाषा की उत्पत्ति अन्य देश में हुआ हो उसे अपने हिंदी के बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, वही क्या है? विदेशी है। इसमें खास करके अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की एवं पुर्तगाली भाषाओं के शब्द हैं। अब अरबी में क्या क्या आएगा तो देख लीजिए। औरत, इज्जत, गरीब, दौलत, रिश्वत, नकल, अखबार, फकीर इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। फारसी में आमदनी, आसमान, आस्तीन, प्याला, आदमी, अनार, चुगली इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके। अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, कॉलेज, पेन, ड्राइवर, टेबल, कैमरा, इंजीनियर इत्यादि। तुर्की के शब्द क्या क्या हैं? तोप, कुली, तमंचा, काबू, बारूद, कैंची इत्यादि। पुर्तगाली क्या शब्द सब हैं? गमला, आलपीन, आलमारी, आलू, गोदाम, संतरा, अलकतरा इत्यादि। ये सभी शब्द विदेशज हैं, परंतु जब आपको पूछे जो गमला क्या है तो आपको पुर्तगाली नहीं लिखना है, सीधा लिखना है विदेशज। अलमारी क्या है? सीधा आपको लिखना है विदेशज। पूछे आपको औरत क्या है तो आपको लिखना है विदेशज। अरबी नहीं आपको लिखना है, क्या लिखना है? विदेशज। ओके बच्चों, अब देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी को ही हम अव्यय भी कहते हैं। विकारी क्या है? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार वे बदल जाते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का का लड़की भी हो जाएगा, लड़के भी हो जाएगा, है ना। बेटा का बेटी, बेटे, सुंदर का सुंदरी, है ना। खाया, खाई, खाता है, खाते हैं, खाती है इत्यादि। इसका रूप बदल जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ओके। अब है आपका अविकारी। अविकारी ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। इसे अव्यय भी कहते हैं। ओके। एक चीज माफ कीजिएगा, विकारी शब्द को अव्यय नहीं कहते हैं, सॉरी, अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं, है ना। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। ओके। जैसे आज, कल, यानी आज, कल, के पास, के बिना, किंतु, परंतु, ओह, अरे, इस सब का रूप कभी भी लिंग, वचन, कारक के अनुसार कभी नहीं बदलता है, ये ज्यों का त्यों रहता है। अब देखिए अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके। और मैंने कहा था आपको कि इस पाठ के अंत में मैं आपको बताऊंगा सार्थक और निरर्थक क्या है, तो जान लीजिए। सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, वे सार्थक कहलाते हैं, और ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। अब देखिए, आपको आप कहते हैं कि थोड़ा सा रोटी वोटी लाओ, तो रोटी का तो अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ है नहीं ना है, तो रोटी सार्थक है और देखो वोटी क्या है? निरर्थक है। ऐसे पानी वानी दो, तो पानी तो अर्थ है लेकिन वाणी का कोई अर्थ है नहीं है, तो पानी सार्थक और वाणी निरर्थक। से चाय वाय दो, तो चाय तो सार्थक है लेकिन वाय निरर्थक है। अब देखो नमक को अगर हम नकम लिखेंगे तो नमक का तो अर्थ है लेकिन नकम का कोई अर्थ नहीं है। कलम का तो अर्थ है परंतु लकम का कोई अर्थ नहीं है। तो अपने जिस शब्द का सही एक सार्थक अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से आपके इस शब्द विचार के जो अध्ययन है वो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको व्याकरण संबंधी सभी यूट्यूब के माध्यम से सभी क्लास आपके पास सबसे पहले जा सके।
इसीलिए से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और घंटी को दबा दें।